हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। जैसा कि हमने जब सिलेबस डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पर बताया था कि मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं वो भी हमें पढ़ने हैं DSSB के लिए। तो यदि आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लें, क्योंकि तैयारी करने से पहले सिलेबस का पता होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। जो हमारे सिलेबस में है उसको हम पढ़ लें। तो सिलेबस भी आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए उस वीडियो को। और इसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान का जो इतिहास है उसको डिस्कस किया था, तो यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय पर। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे संरचनावाद की। तो संरचनावाद की यदि बात करें तो ये मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है, और इसके जो जनक हैं वो हैं विलियम वुंट और टिचनर, जो कि इन्हीं के शिष्य थे, विलियम वुंट के ही। लेकिन इनके जो जनक हैं वो विलियम वुंट ही हैं और इनके सहयोगी थे टिचनर। इसके अलावा टिचनर ने 1892 में अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी में इसका प्रारंभ किया, संरचनावाद का। मतलब अगर जनक की बात करें तो जनक तो विलियम वुंट हैं, लेकिन इन्हीं के एक शिष्य थे जो कि टिचनर थे। उन्होंने इसको प्रारंभ किया था 1892 में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी, जो कि कार्नेल यूनिवर्सिटी थी। इसके अलावा इन्होंने मन का विश्लेषण किया, मतलब मन की जो संरचना होती है उस पर इन्होंने जोर दिया था। तो मन की संरचना का विश्लेषण किया था। इसके अलावा 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी। तो ये भी हम बता चुके हैं कि जो विलियम वुंट थे उन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में खोली थी। क्योंकि इन्होंने पहली प्रयोगशाला खोली थी, इसी वजह से इन्हें ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा वुंट के अनुसार हमारे अनुभव का आधार हमारी चेतना होती है, यानी कि जो भी हम मतलब जो भी हमें अनुभव मिलते हैं या जो भी हमारे अनुभव हैं, जो भी हम अनुभव प्राप्त करते हैं, उनका आधार हमारी चेतना होती है। यानी कि चेतना के द्वारा ही हम अनुभवों को प्राप्त करते हैं। मतलब जब आप चेतना में होंगे तभी आप अनुभवों को प्राप्त करेंगे। टिचनर ने मन और चेतना में अंतर बताया है। तो इन्होंने क्या अंतर बताया है कि मन की अगर बात करें तो मन वह सभी अनुभव जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होते हैं। मतलब मन के माध्यम से वो सारे अनुभव उसमें शामिल रहते हैं जो बचपन से हम सीखते हुए चले आते हैं, तो वो हमारे मन में कहीं ना कहीं रहते हैं। तो कुछ मिलती जुलती वैसी कंडीशन आती है तो हम उन अनुभवों का प्रयोग भी करते हैं। तो मन हम उसे कहते हैं जो हम सीखते चले आते हैं एनवायरनमेंट में जन्म से ही, उसे इन्होंने मन माना है। और चेतना की अगर बात करें तो चेतना में वे सभी अनुभव जो व्यक्ति में एक दिए हुए क्षण में उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब ऐसे है कि जैसे अभी आप हमें सुन रहे हैं और हमारी बातों को समझ रहे हैं, और समझ करके जो अनुभव आपको मिल रहे हैं वो इसी क्षण की बात हो रही है। तो किसी एक क्षण में जो अनुभव आपको किसी व्यक्ति द्वारा या किसी भी तरीके से मिलते हैं, किसी भी एक क्षण में, तो उसे हम कहते हैं चेतना। यानी कि अभी आप चेतना में हैं, तभी आप हमारी बातों को सुन करके समझ पा रहे हैं, और समझ करके जो आपको अनुभव मिल रहे हैं वो आपको चेतना के माध्यम से मिल रहे हैं। तो ये आपकी चेतना होती है। इसके अलावा चेतना की एक संरचना है जिसके 3 अंग हैं। एक तो संवेदना, भाव और प्रतिमा। ये तीनों अंग विलियम वुंट ने बताए हैं चेतना के। तो सबसे पहले यदि हम संवेदना की बात करें तो संवेदना से मतलब होता है कि जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पता करते हैं। जैसे कि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उनके माध्यम से जब हम चीज़ों को पता करते हैं तो वो हमारी संवेदना कहलाती है। यानी कि हम चीज़ों को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही पता करते हैं, जैसे कि सुन करके, देख करके, या सूंघ करके, किसी भी तरीके से देख करके। तो ये सारी चीज़ें हमारी संवेदना कहलाती हैं। उसके बाद भाव से मतलब ये है कि जब हमने संवेदना के माध्यम से हमें कोई चीज़ पता चली है तो फिर उसको जब हम फील करते हैं, जैसे हमें ठंडा, मतलब हमें पता चला संवेदना के माध्यम से कि कोई भी चीज़, मतलब हमें ठंडे का अनुभव हुआ। उसके बाद उसको हमने फील किया कि वह ठंडा लग रहा है, तो ये हमारे मतलब हमको फीलिंग आई ऐसी कि ठंडा लग रहा है।
तो ठंडा लग रहा है तो हम गर्म कपड़े पहन लें, रजाई ओढ़ लें, कुछ भी कर लें। तो ये हमारे भाव हो गए। उसके बाद प्रतिमा से मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में जब हम सोचते हैं, कोई चीज़ जब पता चलती है, मतलब जैसे संवेदना के माध्यम से पता चला, फिर उसको हमने फील किया, उसके बाद जो कुछ भी हमें फील हुआ है उसकी एक इमेज बनती है, तो इसे हम कहेंगे प्रतिमा। तो ये चेतना के 3 अंग होते हैं, संवेदना, भाव और प्रतिमा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। प्रयोगात्मक विधि तथा प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। ये भी हमने पीछे बताया था, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी, इसी वजह से इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा अंतःदर्शन विधि, इसके भी जनक विलियम वुंट हैं, क्योंकि इन्होंने जो संरचनावाद संप्रदाय है, ये सबसे पुराना संप्रदाय है, और संरचनावाद में इन्होंने चेतना की बात की है, और चेतना का अध्ययन अंतःदर्शन विधि कहलाती है, क्योंकि चेतना हमें दिखाई नहीं देती। तो अंतःदर्शन विधि के जनक भी विलियम वुंट हैं, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये इतनी चीज़ें संरचनावाद से जुड़ी हुई थी। उसके बाद आगे देख लेते हैं प्रकार्यवाद। तो प्रकार्यवाद की यदि बात करें तो इसके जनक विलियम जेम्स हैं, और साथ ही विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक पूछे तो वो विलियम वुंट हैं, मनोविज्ञान का जनक पूछे तो विलियम जेम्स हैं, साथ ही प्रकारवाद के भी विलियम जेम्स ही जनक हैं। इसके अलावा औपचारिक स्थापना की यदि बात करें तो जॉन डेवी, एंजिल और कार्ल, मतलब प्रकारवाद के जो जनक हैं वो विलियम जेम्स हैं, लेकिन इसको औपचारिक रूप से स्थापित किसने किया था, तो वो किया था जॉन डेवी ने। एंजिल और कार्ल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकारवाद के समर्थक भी थे जॉन डेवी, एंजिल और कार्ल। उसके आगे देख लेते हैं, इसमें चेतना के कार्यों पर फोकस किया गया है। अभी हमने संरचनावाद को पढ़ा तो वहाँ पर चेतना को ही महत्वपूर्ण बताया था, मतलब चेतना के 3 अंग बताए थे, लेकिन यहाँ पर चेतना के कार्यों पर फोकस किया गया है, मतलब चेतना किस तरीके से कार्य को करती है। तो यहाँ पर चेतना के कार्यों को फोकस किया गया है प्रकारवाद में। इसके अलावा विलियम जेम्स की एक पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1890 में इन्होंने लिखी थी। तो इसी को मनोविज्ञान की पहली प्रमाणिक पुस्तक भी माना जाता है, यानी कि विलियम जेम्स की जो पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसे मनोविज्ञान की पहली प्रमाणिक पुस्तक माना जाता है। क्योंकि इसे मनोविज्ञान की पहली प्रमाणिक पुस्तक माना जाता है, इसी वजह से इन्हें ही मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, विलियम जेम्स को। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इसके अलावा जेम्स ने कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला खोली, यानी कि जो पहली प्रयोगशाला खोली थी वो किसने खोली थी, विलियम वुंट ने, और दूसरी प्रयोगशाला ये खोली थी जेम्स विलियम ने। तो याद रखना है, अगर पहली की बात करें यानी कि पहली प्रयोगशाला तो विलियम वुंट, और दूसरी प्रयोगशाला तो जेम्स ने, और कहाँ पर, कैम्ब्रिज में। इसके अलावा जेम्स ने चेतना को धारा प्रवाह तथा आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी दी है। और कोलंबिया के एक प्रकारवादी हैं जो कि वुडवर्थ, तो वुडवर्थ की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वुडवर्थ ने सीखने की प्रक्रिया में क्रियाविधि और चालक को महत्व दिया है, यानी कि जो भी हमारा सीखना होता है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, तो उसमें इन्होंने क्रियाविधि को महत्व दिया है, यानी कि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वो किस क्रिया से हमने सीखा है, यानी कि जिस भी क्रियाओं से हमने सीखा है क्रिया करके, तो क्रियाविधि को इन्होंने महत्व दिया है और चालक को महत्व दिया है। चालक से मतलब होता है कि जब भी हम कुछ करते हैं तो वहाँ पर इन्होंने चालक को महत्व दिया है। चालक हम किसे कहेंगे, जैसे कि मान लो हमको भूख लगी है, तो जब हमको भूख लगी है तो भूख ही चालक है, यानी कि जब हमें भूख लगेगी तभी हम खाना खाने के लिए जाएंगे। यदि हमें भूख नहीं लगी है तो हम फिर वहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। तो इन्होंने सीखने की प्रक्रिया में क्रियाविधि और चालक को महत्व दिया है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। और किसने महत्व दिया है, ये दिया है वुडवर्थ ने, यानी कि वुडवर्थ भी एक प्रकारवादी थे, ये भी याद रखना है। और इन्होंने क्रियाविधि और चालक को महत्व दिया है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद की यदि बात करें तो 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी जेवी वॉटसन ने, यानी कि जो जेवी वॉटसन है वो व्यवहारवादी हैं और इन्होंने 1913 में इसकी शुरुआत की थी।
तो वॉटसन ने अंतर्दर्शन विधि को अस्वीकार किया तथा मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए बाह्य दर्शन विधि को बताया था। अभी तक हम बात कर रहे थे चेतना की, क्योंकि चेतना हमें दिखाई नहीं देती, तो उसके अध्ययन के लिए अंतर्दर्शन विधि का उपयोग किया जाता था। जबकि जो व्यवहारवाद है तो वो अंतर्दर्शन विधि को अस्वीकार करता है। उसमें मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए बाह्य दर्शन विधि को बताया गया है, यानी कि जो व्यवहार होता है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है कि कोई भी मनुष्य किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, उसके बाद हम उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो व्यवहारवाद ने बाह्य दर्शन विधि को बताया है, अंतर्दर्शन विधि को अस्वीकार किया है। और यह जो संप्रदाय है ये पावलोव के अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत से प्रभावित था, यानी कि जो पावलोव का सिद्धांत था उसमें उन्होंने जो कुत्ते पर प्रयोग किया था तो उसके व्यवहार पर ही प्रयोग किया था। तो जो व्यवहारवाद संप्रदाय है ये पावलोव के सिद्धांत से प्रभावित था और इस संप्रदाय में पशु व्यवहार पर प्रयोग करने के बाद मानव पर प्रयोग करने पर बल दिया गया है। यानी कि ये जो संप्रदाय है इसमें पहले पशु व्यवहार पर प्रयोग किया जाए, उसके बाद फिर मनुष्य पर प्रयोग किया जाए, इस चीज़ पर बल दिया गया है। इसके अलावा व्यवहारवाद पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बिहेवियरिज्म लिखी, किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक है वॉटसन की, तो इसको भी याद रखना है। और आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, यानी कि अभी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो जो व्यवहार का विज्ञान है ये देन किसकी है? तो ये वॉटसन की ही देन है और वॉटसन ही इसके जनक हैं। इसके अलावा व्यवहारवाद उद्दीपन अनुक्रिया को जन्म देता है, यानी कि व्यवहारवाद से ही उद्दीपन अनुक्रिया का जन्म हुआ। कहने का मतलब ये है, उद्दीपन से क्या मतलब होता है कि जब हमें कोई चीज़ पता चलती है तो उसी के प्रति हम क्रिया करते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी ने हमको आवाज़ दी तो हमें सुनाई दिया तो वो उद्दीपन होगा, उसके बाद उसको सुन करके हम कुछ अनुक्रिया करेंगे, यानी कि उद्दीपन के प्रति ही हम अनुक्रिया करते हैं। तो ये हमारा व्यवहार होता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उद्दीपन होता है, उसके हिसाब से फिर हम अपना व्यवहार करते हैं। तो व्यवहारवाद ने उद्दीपन अनुक्रिया को जन्म दिया, ये याद रखना है आपको। और व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है, अतः इसकी विषय वस्तु से व्यवहार हो सकता है, चेतना नहीं। कहने का मतलब यह है कि व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है। वस्तुनिष्ठ से मतलब है जो चीज़ें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, हम उसे वस्तुनिष्ठ कहेंगे। और प्रयोगात्मक यानी कि जो चीज़ हम देखेंगे, तो किसी भी चीज़ को देख करके हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उस पर हम प्रयोग करते हैं। तो जो व्यवहारवाद कहता है वो ये बोलता है कि जो मनोविज्ञान है वो एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है, अतः इसकी जो विषय वस्तु है वो व्यवहार हो सकती है, चेतना नहीं। यानी कि व्यवहारवाद ने व्यवहार को विषय वस्तु माना है, चेतना को नहीं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं गेस्टाल्टवाद। तो गेस्टाल्टवाद की यदि बात करें तो गेस्टाल्टवाद का सबसे पहले अर्थ अगर समझें तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है संपूर्ण आकृति, यानी कि जब तक हमें समस्या दिखाई नहीं देती तब तक हल नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई जब हमें समस्या पता होगी तभी उसका हम हल ढूंढ पाएंगे, जब समस्या ही नहीं पता है तो हल कैसे मिलेगा। तो गेस्टाल्टवाद का कहना है कि जब तक हमें पूरी समस्या ना मिले, यानी कि समस्या का यदि हमें हल ढूंढना है तो हमें पूरी की पूरी समस्या पता होनी चाहिए। क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि पूरी समस्या क्या है, कहाँ पर कैसे प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम है, तभी हम उसका हल ढूंढ पाएंगे। तो समस्या पूरी पता होनी चाहिए, यानी कि गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है संपूर्ण आकृति। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं मैक्स वर्दीमर और सह संस्थापक कोफका व कोहलर हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कोफका व कोहलर हैं वो इन्हीं के समर्थक हैं। इसके अलावा 1912 में व्यवहारवाद के खिलाफ जर्मनी में गेस्टाल्टवाद का जन्म हुआ था और इसके जनक जो हैं वो मैक्स वर्दीमर ही हैं, यानी कि संस्थापक भी मैक्स वर्दीमर हैं और जनक भी मैक्स वर्दीमर हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं कोहलर ने टेनरिफ द्वीप के केनारी शहर में अपना प्रसिद्ध वन मानुष पर आधारित अध्ययन किया था। यानी कि जो इसके यदि संस्थापक या जनक पूछे तो हम बताएंगे मैक्स वर्दीमर, लेकिन यदि प्रयोगकर्ता पूछता है गेस्टाल्टवाद पे प्रयोग किसने किया था तो ये किया था कोहलर ने।
और कोहलर ने वन मानुष पर प्रयोग किया था। और प्रयोग करने के बाद ही इन्होंने बताया था कि जो समस्या है वो हमें पूरी समस्या पता होनी चाहिए। जब हमें पूरी समस्या पता होगी तो समस्या को देखने के बाद ही फिर हमें उसको किस तरीके से उसका समाधान किया जाए, तो ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, यानी कि समस्या पूरा पता होना चाहिए। इसके अलावा कोहलर तथा अन्य गेस्टाल्टवादी अधिगम को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानते हैं, यानी कि जो भी गेस्टाल्टवादी हैं वो अधिगम को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानते हैं। यानी कि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, यानी कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, समझने के लिए पहले हमें उसको समझना होता है, उसको संज्ञान में लेना होता है। तो जब हम संज्ञान में लेते हैं तभी हम कोई चीज़ सीख पाते हैं, यानी कि जो अधिगम है वो एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसके अलावा गेस्टाल्टवाद के अनुसार मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है। तो मानसिक क्रियाओं से मतलब वही है कि ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम समझते हैं तो उसे अपने संज्ञान में, यानी कि मस्तिष्क में धारण करते हैं, उसके बाद फिर मानसिक क्रियाएं करते हैं। तो जो मनोविज्ञान है वो मानसिक क्रियाओं का एक संगठन का ही विज्ञान है। और इसके अलावा इस सिद्धांत से समस्या विधि व विश्लेषण विधि का जन्म हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही एक सूत्र का भी जन्म हुआ है गेस्टाल्टवाद से। तो कौन सा सूत्र है? पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि हमें पहले पूरी समस्या पता होती है, उसके बाद ही हम उसका समाधान करते हैं। तो पूर्ण से अंश की ओर एक शिक्षण सूत्र का भी इससे जन्म हुआ है। आगे हम देख लेते हैं बुक। तो इन्होंने दो बुकें लिखी थी, किसने? कोहलर ने। एक तो द मेंटालिटी ऑफ एप्स और द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट। ये दो बुक हैं, प्रसिद्ध हैं इनकी, तो इन्हें भी याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं उद्देश्यवाद। तो उद्देश्यवाद की यदि बात करें तो इस संप्रदाय की स्थापना 1904 के आसपास विलियम मैकडूगल के द्वारा की गई थी। इसे हार्मिकवाद भी कहते हैं। किसको? उद्देश्यवाद को हार्मिकवाद भी कहते हैं। और जो हार्मिक शब्द है ये यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है उद्देश्य या प्रयोजन। और मैकडूगल मानते थे कि मनुष्य के हर व्यवहार का कोई उद्देश्य होता है तथा प्रत्येक व्यवहार का एक प्रेरक होता है। यानी कि जो भी हम व्यवहार करते हैं, तो जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, यानी कि किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही हम कुछ ना कुछ व्यवहार करते हैं। तो मैकडूगल का ये मानना था कि मनुष्य हर व्यवहार का कोई उद्देश्य होता है, मनुष्य के हर व्यवहार का, और प्रत्येक व्यवहार का एक प्रेरक भी होता है। यानी कि जो भी हम व्यवहार करते हैं तो वो हम किसी न किसी वजह से कर रहे होते हैं। तो हर व्यवहार का एक प्रेरक होता है और उस व्यवहार का कुछ न कुछ उद्देश्य भी होता है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं मनोविश्लेषणवाद। तो इसके जनक हैं सिगमंड फ्रायड, और ये ऑस्ट्रिया के थे। और इन्होंने, चेतन नहीं होगा यहाँ पर, अचेतन को महत्व प्रदान किया है और सभी तरह के सामान्य या असामान्य व्यवहारों का कारण अचेतन को ही बताया है। यानी कि जो विलियम वुंट ने चेतना की बात की थी, जबकि जो मनोविश्लेषणवादी हैं यानी कि सिगमंड फ्रायड हैं, इन्होंने अचेतन को महत्व दिया है। और सभी तरह के मनुष्य के जो भी व्यवहार होते हैं उसका कारण इन्होंने अचेतन को ही बताया है। और इन्होंने मन के 3 स्तर बताए हैं, एक तो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। यानी कि चेतन को इन्होंने 10% माना है, अचेतन को 90% और अर्धचेतन को दोनों के मध्य की स्थिति माना है। और इसके अलावा इन्होंने मतलब इन्होंने जो मन की ये 3 स्तर हैं, इसको इन्होंने एक बर्फ़ के टुकड़े से कंपेयर किया है। जैसे कि जो एक बर्फ़ का टुकड़ा होता है उसको जब हम पानी में डाल देते हैं तो वो बर्फ़ का टुकड़ा यदि पानी में डाला जाता है तो उसका जो 10% भाग है वो ऊपर रहता है और जो 90% भाग है वो नीचे रहता है। और मतलब जो अर्धचेतन है यानी कि दोनों के मध्य की स्थिति, तो जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो पानी में हिलता रहता है, तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो कभी ऊपर वाला बाहर, कभी बाहर वाला अंदर, इस तरीके से जाता रहता है। तो इन्होंने इसको बर्फ़ के टुकड़े से कंपेयर किया है। और जो अर्धचेतन है यानी कि जो भी हमारे मन, मतलब मन में बहुत सारी चीज़ें या इच्छाएं होती हैं या बहुत सारे जो अनुभव होते हैं वो हमारे अचेतन मन में रहते हैं।
और उसके बाद जब हम उनको व्यवहार में लाते हैं, यानी कि कभी वैसी स्थिति उत्पन्न हुई तो उस अचेतन मन से वो चीज़ें निकल करके आती हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अचेतन को ज़्यादा महत्व दिया है, यानी कि सारी चीज़ें जो भी हमारी मानसिक क्रियाएं हैं या इच्छाएं हैं वो सब अचेतन में होती हैं। उसके बाद आगे बात करें संज्ञानवाद, साहचर्यवाद और मानवतावाद की, तो ये भी संप्रदाय हैं। तो संज्ञानवाद को हम पढ़ेंगे जब हम पियाजे की बात करेंगे, और साहचर्यवाद को भी पढ़ेंगे, और मानवतावाद इसको भी हम पढ़ेंगे जब हम जो अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है, जो मानवतावाद का सिद्धांत दिया है, उसके साथ इसको पढ़ लेंगे। और साहचर्यवाद, इसके जनक हैं जॉन लॉक, तो इनके भी सिद्धांत को पढ़ेंगे। और संज्ञानवाद में हम जीन पियाजे और वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे और ब्रूनर को भी पढ़ेंगे। तो इनको हम तब डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, नोट्स भी बना लीजिए। अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं है DSSB के लिए, तो अभी से तैयारी को करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।